नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए हमारे रासायनिक गणना का भाग 3 लेकर आया हूं और इसमें हम लोग मोल की अवधारणा पर जितने भी गणित हैं उसमें से संख्या के आधार पर पूछे जाने वाले सवालों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मोल की धारणा को कई भागों में बांटेंगे। इससे आसानी ये होगी कि जो कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में कि सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं या तो फिर क्या आंसर देना है, वो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग मोल की अवधारणा पर गणित संख्या के आधार पर। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि ये संख्या के आधार पर इसका मतलब क्या है। आइए, तो मोल की अवधारणा हमने हमारे पिछले ही भाग में इसकी चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से एक मोल जुड़ा हुआ है संख्या से, आयतन से, मात्रा से या तो फिर एक ग्राम मोल से। ठीक है, ग्राम मोल अणु या ग्राम मोल परमाणु से। तो इस तरह से हमारे मोल की अवधारणा के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और गणित में उनकी मोल की अवधारणा की जो उपयोग है मोल की अवधारणा का, उसको देखेंगे। तो मोल की अवधारणा को देखने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें साधारण ताप और दबाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साधारण ताप तथा दबाव। ये साधारण ताप तथा दबाव क्या है? हमें ये देखने को मिलेगा कि साधारण ताप तथा दबाव पर ही मोल की अवधारणा काम करती है और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हमारे सवालों में एसटीपी या एनटीपी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ताप, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर। ठीक है, साधारण यानी स्टैंडर्ड या नॉर्मल। तो साधारण ताप तथा दबाव तो क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एनटीपी या एसटीपी यानी साधारण ताप तथा दबाव में तापमान जो है वो या तो 273 केल्विन का रहेगा या तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ही केल्विन में 273 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक तापमान में व्यक्त किया जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो आपको मानना पड़ेगा कि साधारण तापमान और दबाव, मानना क्या पड़ेगा, साधारण तापमान और दबाव वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है होता है और केल्विन स्केल में साधारण ताप होता है 273 केल्विन। तो ये तो हो गया हमारा ताप। तो दबाव क्या है? तो दबाव है हमारा जो साधारण दबाव है वो है एक वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव यानी एक एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का दबाव, एटीएम, एक एटमॉस्फेयर का दबाव। इसको एक वायुमंडलीय दबाव ही हमें बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर दिखाता है। किसकी ऊंचाई का? पारे की ऊंचाई का। पारे का चिन्ह है Hg। और 76 सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में बांटें तो हमें कितना मिलता है? 760 मिलीमीटर। किसका? पारे की ऊंचाई का। तो आप समझ रहे हैं कि दबाव हम लोग तीन तरह से व्यक्त कर रहे हैं। या तो हम लोग कहेंगे कि एक वायुमंडलीय दबाव है साधारण दबाव, या तो हम लोग कहेंगे कि अब एक वायुमंडलीय दबाव को हम लोग जिस उपकरण द्वारा दिखाते हैं, वायुमंडल का दबाव जिस उपकरण द्वारा दिखाते हैं वो है बैरोमीटर। और बैरोमीटर में अगर हमें ऊंचाई, पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर की दिखी तो हम कहेंगे वो एक वायुमंडलीय दबाव है, मतलब वो साधारण दबाव है। और 76 सेंटीमीटर मतलब हमें पता होना चाहिए कि 760 मिलीमीटर का पारा मिलीमीटर होता है। तो अगर 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई है तो वो भी एक वायुमंडलीय दबाव ही है। तो यहाँ पे देखिए, दबाव यानी एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर, या तो फिर 76 सेंटीमीटर पारे का या 760
मिलीमीटर पारे का। ठीक है, तो मोल की अवधारणा तभी यहाँ पर ये होगी, सटीक बैठेगी जब जो दबाव और तापमान है वो साधारण दबाव तथा तापमान है। ठीक है, अब आगे का देखिए, 1 मोल साधारण तापमान या दबाव पर, इसको अगर हम संख्या में व्यक्त करेंगे तो संख्या कितनी आएगी? 6.023 गुना 10 का पावर 23। पिछले दिन हमने ये सब किया था। ठीक है, अब आगे 1 मोल को अगर हम लोग आयतन में दिखाएंगे तो आयतन दो तरह से हो सकता है, 22.4 लीटर या तो फिर 22,400 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आप जब भी लीटर को, आप जब भी 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर है तो उसको 1000 से गुना कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा घन सेंटीमीटर। तो अगर कहीं पे भी आपको जरूरत पड़े कि लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे? आप उसको 1000 से गुना कर देंगे। तो देखिए 22.4 लीटर वही है 22,400 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अगर जब भी पूछा जाएगा, घन सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, तो आप उस हिसाब से सवाल को घन सेंटीमीटर में बताएंगे। लीटर में पूछा जाएगा तो लीटर में बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 मोल को अगर हम लोग मात्रा के आधार पर देखें और वो परमाणु के लिए मात्रा हो तो हमने कहा था कि उसको हमेशा परमाणु भार में देखेंगे। ठीक है, तो 1 मोल, एक छोटा सा उदाहरण, 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु, मतलब इसकी मात्रा कितनी होगी? 16 ग्राम होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो परमाणु भार में हम लोग व्यक्त करेंगे। आगे, अगर 1 मोल को हम लोग मात्रा में दिखाए लेकिन वो परमाणु के लिए नहीं, वो अणु के लिए हो, तो हम लोग अणु भार देखेंगे। यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन का अणु मतलब कितना हो गया? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस। याद रखिए, जब भी मैं परमाणु शब्द का इस्तेमाल ना करूं, 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग अणु की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग किसी भी गैस की बात करेंगे सिर्फ उसके नाम से, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ अगर मैंने कहा आपको नाइट्रोजन गैस, तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए नाइट्रोजन गैस मतलब उसका अणु। ठीक है, अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन के परमाणु, तब आप उसको परमाणु मानिएगा। अगर मैं वहां पर कुछ भी ना उल्लेख करूं कि वो परमाणु है या नहीं है, अणु है या नहीं है, तो आपको सीधा सीधा मान लेना है कि अणु की बात हो रही है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो आप उसको अणु मान के चलिएगा। तो यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन कहा है, तो आप ऑक्सीजन का अणु मानिएगा। और जैसे ही आप ऑक्सीजन का अणु मानिएगा, हमारे लिए मात्रा कितनी हो जाएगी? उसका अणु भार हो जाएगा। और अणु का भार कितना होगा? 32 ग्राम होगा। एक परमाणु का 16 होता है ऑक्सीजन के लिए, तो उसका अणु उसका दुगना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के परमाणु से एक ऑक्सीजन का अणु बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ग्राम भार या ग्राम परमाणु भार या अणु भार, इनमें मोल को अगर व्यक्त करें तो हमने देखा है कि 1 मोल एनटीपी या एसटीपी पर उसको हम लोग ग्राम परमाणु भार में भी दिखा सकते हैं और ग्राम अणु भार में भी दिखा सकते हैं। ये दोनों ही चीज ग्राम अणु भार, ग्राम परमाणु भार, इनको हम लोग ग्राम मोल भी बोलते हैं। ग्राम मोल। ठीक है, 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल अगर परमाणु का है तो 1 ग्राम मोल परमाणु लगा देंगे इसके पीछे। अगर 1 ग्राम मोल अणु का है तो हम लोग 1 ग्राम मोल अणु बैठा देंगे। ठीक है, जैसे जैसे अगर ये जगह आपके समझ में नहीं आ रही है अभी, तो थोड़ा सा एक बार इसको पॉज करके फिर से प्ले करके देख लीजिए। और अगर फिर भी परेशानी हो तो घबराइएगा नहीं, जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो और ज़्यादा साफ हो जाएगा। अभी तो आज हमारे चर्चा का विषय है सिर्फ ये वाला बॉक्स। ये हम लोग 1 मोल से संख्या तक जाएंगे। हम लोग आयतन से सवाल को शुरू करेंगे और संख्या तक जाएंगे। हम लोग मात्रा से सवाल को शुरू करेंगे और संख्या तक जाएंगे।
हम लोग अणुभार से सवाल को शुरू करेंगे और संख्या तक जाएंगे, और ग्राम अणु और ग्राम परमाणु भार से सवाल को शुरू करेंगे और संख्या तक जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, हम लोग आज सिर्फ अपना ध्यान इस डब्बे तक पहुंचने में रखेंगे कि अगर हमें मान लीजिए कि 5 लीटर ऑक्सीजन गैस दिया गया है, तो हम उसमें से बता सकते हैं कि कितने ऑक्सीजन के अणु हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें 5 लीटर ऑक्सीजन के अगर हमें मान लीजिए कि 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अगर हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने ऑक्सीजन के अणु हैं। हम लोग जब जिसकी बात करेंगे वो निकालेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमें 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन का दिया जाए, या तो फिर या तो फिर 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन का दिया जाए, या तो फिर 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन का दिया जाए, तो हम उसमें से बता सकते हैं कि कितनी संख्या में ऑक्सीजन के अणु हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन का दिया जाए या 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन के परमाणु दिए जाए, तो हम उसमें से भी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी चर्चा का विषय क्या है, यहां तक पहुंचना है। सवाल को जब भी देखेंगे हमें पूछा जाएगा कितनी संख्या, संख्या हर बार संख्या पूछी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मोल की अवधारणा संख्या के आधार पर, इसका सबसे पहला गणित देखिए। लिखा हुआ है एनटीपी पर 2 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी। हमेशा सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर ही बहुत ज्यादा गलतियां होती है कि क्या मांगा जा रहा है वो किसी के समझ में नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है संख्या, मतलब हमें नंबर देना है। किस चीज का नंबर देना है, हमें कितने अणु हैं उसके संख्या को बताना है, और ये आपको समझना है। यहाँ पे मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उनको आंसर किस चीज़ में देना है। कभी कभी उनको संख्या मांगी जाती है, वो लोग आयतन में आंसर दे के आ जाते हैं, कभी कभी तो मात्रा में आंसर दे के आ जाते हैं। नहीं, आप देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे क्या मांगा जा रहा है। अणुओं की संख्या मांगी गई है। संख्या कभी लीटर में, कभी घन सेंटीमीटर में नहीं हो सकती, कभी आपको ग्राम में संख्या नहीं मिल सकती है ना। संख्या तो एक नंबर है, और नंबर तक हमें पहुंचना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो देखिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या, और याद रखिए हम लोग यहाँ पे मात्रा की बात कर रहे हैं, और मात्रा की बात कर रहे हैं तो हमारे चार्ट को याद कीजिए। जब भी मात्रा की बात होगी तो हम लोग मात्रा यानी हम लोग या तो परमाणु भार या तो अणु भार से शुरू करेंगे। ठीक है, मात्रा यानी भार से हम लोगों को शुरू करना है, और वो भी कहां से, परमाणु या तो अणु भार से। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन कहा गया है, और सिर्फ हाइड्रोजन कहा गया है, हाइड्रोजन के परमाणु नहीं कहा गया है, सिर्फ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हमें मान लेना होगा कि यहाँ पे अणुओं की बात हो रही है, परमाणुओं की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आपके दिमाग में इसको बैठा लीजिए। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए मैंने कहा है कि अणुभार से शुरू करना है, तो हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार पता लगाइए। सबसे पहले हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार। अब हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार पता लगाने के लिए हमें हाइड्रोजन का परमाणु भार पता होना चाहिए कि 1 है, और ये आपको याद रहना चाहिए। कुछ कुछ परमाणुओं के परमाणु भार आपको याद रहने चाहिए। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। क्योंकि कभी कभी सवालों में
ये परमाणु भार दिए नहीं रहते हैं। हालांकि अक्सर सवालों में दे दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी ना दिया जाए, और तब ये सवाल अगर आपको पता नहीं है कि ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु भार, तो आप मुश्किल में आ जाएंगे, आप सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, हमें हाइड्रोजन का ग्राम अणु भार चाहिए। हाइड्रोजन का ग्राम अणु भार यानी एक अणु में 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुना 1, इसका मतलब हमारे लिए हाइड्रोजन का क्या हो गया, ग्राम अणु भार निकल गया 2 ग्राम। ठीक है, तो हमने ये भी सीखा था, वो जो मैंने चार्ट आपको बना के बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का अणु भार वही 1 मोल के साथ उसका एरो या तीर का निशान जुड़ा हुआ था। तो इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन होगा। मैं सिर्फ हाइड्रोजन बोल रहा हूं, इसलिए देखिए हाइड्रोजन के अणु लिख रहा हूं। और 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 1 मोल कौन सी संख्या के साथ जुड़ा हुआ था, 1 मोल यानी कितनी संख्या, 1 मोल यानी 6.023 गुना 10 का पावर 23। इतने हाइड्रोजन के अणु हमें मिलेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन में। कब, जब साधारण तापमान तथा दबाव रहेगा तब। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको प्लेबैक कीजिए और देख लीजिए कि मैंने उसको कैसे समझाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वैसे भी मैं तो आपको 2-2 बार बताता ही हूं। अब देखिए देखिए हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार है ना, कितना है, 2 ग्राम। कैसे निकाला, एक हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1, तो एक अगर परमाणु के है तो अणु भार कितना होगा, 2 गुना 1 यानी सॉरी 2 गुना 1 यानी होगा आपका 2, है ना, 2 हाइड्रोजन, H2 है 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुना 1 हो गया, 1 हाइड्रोजन के लिए 1, 2 गुना 1 2। अब ये तो अणुभार है, ये तो अणुभार है, और जब भी अणुभार को ग्राम अणुभार में व्यक्त करेंगे तो नंबर के पीछे में ग्राम बैठा देंगे, बस इतना ही करना है। तो हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। ठीक है, आपके पास आ गया। अब हमें पता है कि किसी भी अणु का ग्राम अणुभार बराबर 1 मोल होता है, तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन अणु बराबर 2 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल, तो 1 मोल में कितनी संख्या में हाइड्रोजन के अणु होने चाहिए। हमने देखा था कि चार्ट में हमेशा 1 मोल मतलब कितना होता है, 6.023 गुना 10 का पावर 23, और क्योंकि ये अणुओं के लिए निकाला गया था तो हाइड्रोजन के इतने सारे अणु हमें मिलेंगे। ठीक है, आसान सवाल था। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और इसी सवाल को देखिए मैंने घुमाया है। देखिए इसी सवाल पे मैंने अगला सवाल बनाया है। तो एसटीपी पर 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर हमें परमाणुओं की बात बोली जा रही है, और अगर हम लोग मात्रा से इस सवाल को पूछ रहे हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या, तो आपको फिर से वो चार्ट याद दिला दूं, जहां पर मात्रा की बात आएगी तो हम लोग ग्राम अणुभार या तो फिर ग्राम परमाणु भार से हम लोग अपना सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार। तो यहां पर देखिए परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है, तो हम लोग सीधा ही चले जाते हैं ग्राम परमाणु भार में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। तो बताइए हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना होगा। हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार, एक के पीछे में ग्राम बैठा दीजिए, 1 ग्राम। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या।
अब देखिए, अगर ग्राम परमाणु भार 1 ग्राम होता है तो इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है, याद रखिए हम लोग परमाणु निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु बराबर कितना होगा? ग्राम परमाणु भार अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु मतलब ही 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु होंगे, है ना? हमारा चार्ट तो यही कहता है कि ग्राम परमाणु भार बराबर 1 मोल होता है। तो अगर हम लोग ग्राम परमाणु भार हम लोगों ने निकाल लिया 1 ग्राम, तो वही 1 ग्राम हाइड्रोजन का परमाणु मतलब 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। अब आगे आइए, यहां पे कितने ग्राम हाइड्रोजन की बात हो रही है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु की बात अगर हम करें तो कितने मोल हमें मिलेंगे? 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे, है ना? 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे। तो अब संख्या पूछी गई है परमाणुओं की, तो 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु। आप बताइए 1 मोल मतलब तो इतनी संख्या होती है, तो 2 मोल मतलब इसका दुगना होना चाहिए, इसका दुगना होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने संख्या में परमाणु है? 2 ग्राम हाइड्रोजन में 2 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 इतने हाइड्रोजन के परमाणु है, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान में रखना है पूछा क्या जा रहा है। आपको जो पूछा जा रहा है आप वहां से सवाल को शुरू कीजिए, ठीक है। आपको यहां पे अणुओं की संख्या पूछी जा रही थी इसलिए आपने, और आपको ग्राम दिया गया था इसलिए आपने ग्राम अणुभार से शुरू किया। आपको यहां पे परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है और ग्राम दिया गया है तो आप ग्राम परमाणु भार से शुरू करेंगे, ठीक है, और आगे का काम आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि सवाल कैसे बना है। देखिए, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना है? 1 ग्राम। जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही यहां पर भी बना हुआ है। हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार 1 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु मतलब हो गया फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि ग्राम परमाणु भार जितना उतना ही तो 1 मोल होगा। तो हमें कितना दिया गया है? 2 ग्राम की बात की गई है। तो 2 ग्राम की बात अगर की गई है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु मतलब कितना हो जाएगा मोल? 2 मोल हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 मोल अगर हाइड्रोजन के परमाणु हो गए तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु मतलब 2 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु, है ना। और इसको गुणा करेंगे तो देखिए 10 का पावर 23, इससे घबराइए मत। अगर आपने क्लास 9 में इंडेसिस को ठीक से नहीं किया है तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन इससे घबराइए मत। 10 के पावर 23 को अकेला छोड़ दीजिए, आप बस इन दोनों को गुणा कीजिए, ठीक है। इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 12.046 गुना 10 का पावर 23 इतना आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब इतने सारे हाइड्रोजन के परमाणु। अब स्टूडेंट्स में एक और ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वो सोचते हैं कि ये तो पॉइंट में है तो ये तो बहुत छोटा है, हाइड्रोजन के अणु इतने कम कितने कैसे होंगे। आप ध्यान से देखिए, ये 10 का पावर 23 है, ये एक के पीछे में 23 शून्य लगा हुआ है और फिर वो इसके साथ गुणा है, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये संख्या उसकी मतलब इस वाले संख्या की भी दुगनी है ना। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, ये कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तो अगर आपको कभी भी, और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको कभी भी संख्या में सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, तो कभी भी आपके सवाल छोटा मोटा आएगा नहीं, मतलब उत्तर जो है वो छोटा मोटा कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। आपका आपका उत्तर आ गया 5, 6, 20, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अणुओं की बात कर रहे हैं, आप परमाणुओं की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको अणु और परमाणु दिखेंगे और ये बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 इधर इसके साथ होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये दो सवाल
अगर आपके समझ में ना आए तो थोड़ा सा पॉज कीजिए, फिर से पीछे जाइए और मेरे साथ साथ बनाइए, बहुत ज़रूरी है। आपके नोट में ये मेरे साथ साथ आप बनाएंगे और फिर आप अगली बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा आपके दिमाग में मोल की धारणा को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी शंका नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल तक, देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि एनटीपी पर 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, और इस सवाल में देखिए आपको दे दिया गया है सल्फर का परमाणु भार और ऑक्सीजन का परमाणु भार। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको अक्सर दे दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी वो लोग सवालों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब छोड़ देते हैं, क्योंकि आपसे ये आशा रखी जाती है कि आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे कुछ परमाणुओं के परमाणु भार को याद रखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ये सवाल कठिन बना दिए जाते हैं जब ये परमाणु भार नहीं दिए जाते हैं। मैं आपसे सल्फर का याद करने के लिए नहीं कहूँगा, सल्फर दे दी जाता है, हालांकि वो याद हो जाता है, सवाल बनाते बनाते याद हो जाता है, लेकिन कम से कम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनका आप याद रखिएगा। ये तीन ही है, याद रखिए। ठीक है, बाकी का आपको दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाएं? देखिए एनटीपी पर, सवाल पे आपको एनटीपी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मोल की अवधारणा एनटीपी या एसटीपी पर ही होती है, उसके अलावा नहीं होती है। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या, इसका मतलब अणुओं की संख्या मांगी गई है, तो हम लोग शुरू कहां से करें? और भार की भी बात हो रही है, हम लोग शुरू करेंगे हमारे ग्राम अणुभार से। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार हमें अगर निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या निकाल लेंगे? ग्राम अणु भार निकालेंगे। तो आसान है, देखिए ध्यान से देखिए और इसको सीख लीजिए अच्छे से। सल्फर एक बार है, तो एक सल्फर के लिए एक बार 32 प्लस ऑक्सीजन दो बार है, तो 2 गुना 16। ठीक है, तो 32 प्लस 32 कितना होता है? 64 ग्राम। अब हमने क्या सीखा है? किसी भी अणु का ग्राम अणुभार मतलब वो 1 मोल होगा। तो 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड यानी 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें 192 ग्राम का हिसाब मांगा जा रहा है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कहता हूं, है ना, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो जरूर 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल से तो कम ही होगा, है ना। 64 ग्राम अगर 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड जरूर 1 मोल से कम होना चाहिए। तो इतना मोल सल्फर डाइऑक्साइड। और अब देखिए, अगर 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड मतलब 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो 2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड यानी इतने मोल का दुगना होगा। 3 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड यानी इतने मोल का 3 गुना होगा। हमें 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, तो इतने मोल का 192 गुना होगा। और इसको आप यहां पे इसको भाग देंगे तो आपको ये 3 से कटता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड यानी 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया। हमने सीखा था कि किसी भी चीज का 1 मोल यानी उसमें कितने अणु पाए जाएंगे? उसमें इतने सारे अणु पाए जाएंगे। तो अगर किसी चीज का 3 मोल अगर हमारे पास है, तो उसमें 3 गुना इतने सारे अणु पाए जाने चाहिए। और यही हमारा आंसर है। अब घबराइए मत, 3 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23, इस गुणे में 10 के पावर 23 को आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ 3 के साथ इसको गुणा कीजिए और आपको मिलेगा
18.069 गुना 10 का पावर 23 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम अणु भार 32, सल्फर के लिए 32 प्लस ऑक्सीजन 2 गुना 16, मतलब आ गया 64 ग्राम। मतलब 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अणु। तो 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1/64 गुना 192 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का अणु। ये कैसे आ रहा है ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है, लेकिन हर बार आपको वो 1 ग्राम की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हम लोग जब छोटे क्लासों में करते थे तो तब करते थे मैंने, ताकि बहुत बार यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने उसको तोड़ के आपको समझाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप उस स्टेप को जोड़ लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर 192 ग्राम मतलब इतना मोल सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो 3 मोल आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के अणु। 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अणु यानी 3 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु। मतलब हमारा आंसर आ गया 18.069 गुना 10 का पावर 23 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु। तो इस तरह से हमने ये तीसरा सवाल भी बना लिया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला सवाल है वो है, देखिए पिछले सवाल को ही मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है और इसमें और थोड़ी सी जटिलता मैंने डाल दी है ताकि आपको धीरे धीरे सवाल बनाने की आदत पड़े, एकदम से आपको जटिल सवाल ना मिले। अब ध्यान से देखिए, एनटीपी पर 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ध्यान से आपने सवाल को पढ़ा होगा तो आपसे ये पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे सवालों को पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें बोला जा रहा है कि 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। अब यहां पर सवाल शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए कि हमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या चाहिए। अपने आप से पूछिए कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का अणु अगर आपको मिल जाए तो उसमें आपको कितने ऑक्सीजन के परमाणु दिखेंगे। आपसे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है ना, तो आप पहले खुद से पूछिए कि एक सल्फर डाइऑक्साइड में कितने सारे ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं। आपको 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो अगर आपको 3 सल्फर डाइऑक्साइड दिए जाएं तो आपको कुल मिला के कितने ऑक्सीजन दिखेंगे। आपको 6 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, है ना। एक सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन, तो 3 सल्फर डाइऑक्साइड में 6 ऑक्सीजन, 5 सल्फर डाइऑक्साइड में 10 ऑक्सीजन, है ना। तो 16 सल्फर डाइऑक्साइड में 32 ऑक्सीजन। अभी तक आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे अणुओं की संख्या जितनी आ रही है ऑक्सीजन के परमाणु को बस उसका दुगना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि एक सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के परमाणु, जितने सारे ऑक्सीजन के सल्फर डाइऑक्साइड के अणु, जितने सारे सल्फर डाइऑक्साइड के अणु उसका ठीक दुगना होगा ऑक्सीजन के परमाणु। तो पिछले सवाल में हमने सल्फर डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या निकाली थी। जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या 192 ग्राम में होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु बस उसके दुगने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये सवाल बिल्कुल पुराने पिछले सवाल जैसा ही है, सिर्फ इसमें कितने सारे सल्फर डाइऑक्साइड के अणु हैं आप निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए आपको एक सल्फर डाइऑक्साइड के अणु मिले तो हर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर मुझे 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलने चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास ऑक्सीजन के परमाणु 2x होंगे। ठीक है, तो
देखते हैं, बहुत आसान है। पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड के कितने अणु है वो निकाल लें। तो ये तो हमने सीख ही लिया है पिछले सवाल में कि सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार कितना होता है, 64 ग्राम। 64 ग्राम यानी क्या होता है, 1 मोल होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। हमें 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानना है। तो 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कितने मोल होते हैं, 3 मोल होते हैं। और 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में कितने अणु होते हैं, 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में 18.069 गुना 10 का पावर 23 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु होते हैं। यहां तक तो हमारा सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल पुराने सवाल जैसा है, लेकिन पूछा गया है ऑक्सीजन के परमाणु। हर अणु के अंदर 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो मैं बस इसका दुगना कर दूंगा तो मुझे कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं मिल जाएंगे। ठीक है, तो दुगना करना है मतलब सिर्फ इसके साथ 2 गुणा करना है, 10 का पावर 23 तो साइड में बैठा रहेगा बस। तो प्रत्येक सल्फर डाइऑक्साइड के अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित हैं, है ना, वही तो मैं समझा रहा था आपको। तो इसका मतलब 192 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 गुणा 18.069 गुना 10 का पावर 23 मतलब 36.138 गुना 10 का पावर 23। ये आंसर आपका आएगा। आपको बस रफ में ये कितना हो रहा है इसको अच्छे से करके उसके बाद यहाँ पे आंसर बैठा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने बात को समझ लिया होगा आशा करता हूँ। परेशानी है तो फिर से एक बार पॉज करके इसको प्ले करके देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है कि एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए अब सवाल मैंने बदल दिया है। अभी तक हम लोग मात्रा यानी जो ग्राम है वहां से मोल और फिर मोल से संख्या तक जा रहे थे। ठीक है, ये संख्या किसी की भी हो सकती है, अणु की, परमाणु की, किसी की भी हो सकती है। अब हम लोग मात्रा से मोल से संख्या तक नहीं, हम लोग आयतन से हमारा रास्ता तय करेंगे। आयतन से मोल तक जाएंगे और फिर मोल से संख्या तक जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको हर तरह के सवाल यहाँ पे बताए हैं ताकि आपको किसी भी तरह से यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। आपसे बस ये उम्मीद है कि आप इस क्लास को ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ बनाइए और क्लास के बाद फिर से आप रिवीजन दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सवालों को बनाइए, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं रहेगी। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, देखते हैं। देखिए आयतन से शुरू करना है और हमने देखा था हमारे चार्ट में कि जब भी आयतन की बात आएगी तो हम लोग आयतन में भी लीटर की बात आएगी तो हम लोग 22.4 लीटर को ध्यान में रखेंगे। और 22.4 लीटर किसी भी चीज का मतलब 1 मोल होता है। अब देखिए 22.4 यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या, मतलब अणुओं की बात हो रही है। तो मतलब 22.4 लीटर ऑक्सीजन अगर हमें दिया जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन के अणु है। लेकिन हमें दिए गए हैं 11.2 लीटर ऑक्सीजन, मतलब कुछ नहीं, 22.4 लीटर अगर 1 मोल है तो 1 लीटर यानी जरूर 1 मोल से कम होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान से सीखिए। ठीक है, 22.4 लीटर ऑक्सीजन अगर 1 मोल होता है तो मैं 1 लीटर की बात करूं तो वो जरूर 1 मोल से कम होगा। 1 लीटर ऑक्सीजन जरूर 1 मोल से कम होगा। 1 मोल से कम मतलब कितनी बार 22.4 इसको बांट देगा, 22.4 बार। तो मतलब 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, तो 1 लीटर मतलब 1 मोल से तो कम, यानी 1/22.4 मोल ऑक्सीजन।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है कि ये क्या करे, ये भाग दे कि क्या करे। और वही सोच मैं आप में बना रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे भाग हो जाता है, ये नीचे क्यों चला जाता है। बहुत लोग ऐसे नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये सब करते हैं। ऐसे नहीं सोचते हैं। ठीक है, आपको सोचना है कि ये कम होगा कि ज़्यादा होगा। अगर 22.4 लीटर 1 मोल होता है तो 1 लीटर 1 मोल से कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि 1 लीटर के लिए 1 मोल से कम हो जाना चाहिए, तो ज़रूर 22.4 उसके उसको भाग दे देगा। और 1 लीटर के लिए अगर हमें इतना मोल मिलता है तो 2 लीटर के लिए इतने मोल का दुगना हो जाना चाहिए। 3 लीटर के लिए इतने मोल का 3 गुना होना चाहिए। 4 के लिए इतने मोल का 4 गुना होना चाहिए। तो 11.2 लीटर के लिए इतने मोल का 11.2 गुना होना चाहिए, इतना मोल ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसको आप कैंसिल कीजिए तो आपको आधा मोल ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं। 11.2 22.4 ये तो कट रहा है ना, तो ये 2 से कट रहा है, नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2 मोल यानी आधा मोल ऑक्सीजन। अब हम लोग मोल तक पहुंच गए हैं। अब आप बताइए, अणुओं की संख्या हमें निकालनी है और हमारे लिए 1 मोल ऐसे लिखा हुआ था और ऊपर अणुओं की संख्या कितनी लिखी हुई थी? 6.023 गुना 10 का पावर 23, इतना लिखा हुआ था। तो 1 मोल अगर इतना होगा तो आधा मोल इसका आधा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास कितने ऑक्सीजन के अणु हैं? हमारे पास इतने ऑक्सीजन के अणु है। ठीक है, घबराइए नहीं, इसको अकेला छोड़ दीजिए, इस पूरे चीज को 2 से बांट दीजिए। ठीक है, आपको बस ऐसे बांटना है। ठीक है, तो 2 तिया 6, ये शून्य आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट बैठा के ये शून्य नीचे कीजिए, शून्य बार में ये शून्य, तो एक बार में, तो ये भी शून्य हो गया। 3 2 एक बार में, फिर से 2 बचा 1, यहाँ पे शून्य है तो आप यहाँ पे आराम से शून्य बैठा के 5 बार में 10, और ये आपका ख़त्म। 3.0115 और पीछे 10 का पावर 23 बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपका उत्तर हो गया 3.0115 गुना 10 का पावर 23। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं आया है तो पॉज, पीछे जाइए, फिर से प्ले कीजिए। अब देखिए, 22.4 लीटर ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑक्सीजन का अणु। ठीक है, हमने पूरे चित्र में ही बता दिया था शुरू में ही, 22.4 लीटर किसी भी अणु का 1 मोल होना चाहिए। अब इसका मतलब अब 11.2 लीटर ऑक्सीजन मतलब आधा मोल ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, कैसे आ रहा है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करके बताया है, आप उसको अपने कॉपी में कीजिए। ठीक है, ठीक से कीजिए, आपको पता चल जाएगा 1/2 मोल ऑक्सीजन कैसे आ रहा है। 11.2 लीटर ऑक्सीजन यानी आधा मोल ऑक्सीजन, और आधा मोल ऑक्सीजन यानी 1 मोल के लिए 6.023 गुना 10 का पावर 23 अणु होता है, तो आधे मोल के लिए बस ये संख्या इसके साथ गुणा, तो मेरे पास कितना आएगा? ये 5 यहाँ पे आया था तो वो बैठाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। 3.011 गुना 10 का पावर 23 ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, तो आसान है। अगर समझ में नहीं आए तो आपको पता है क्या करना है। तो एनटीपी पर अब देखिए, इसी सवाल को और थोड़ा सा जटिल कर लेते हैं, हर बार की तरह उसी सवाल को जटिल कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, आप ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर सवाल बिल्कुल पिछली बार जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही यहाँ पर भी उसी तरह से शुरू करेंगे। हमें पता क्या है? हमें पता है लीटर ऑक्सीजन दिया गया है, लीटर की बात हो रही है तो मतलब आयतन से हमें मोल तक पहुंचना है।
तो जब भी हमें आयतन दिया जाएगा हम तो बस ये कहेंगे कि 22.4 लीटर किसी भी चीज़ का, यहाँ पे कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन, 22.4 लीटर ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन के अणु होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या चाहिए। आप थोड़ा सा देखिए, एक ऑक्सीजन के अणु के अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 4 ऑक्सीजन के अणु रहें तो मेरे पास कुल मिला के 8 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। अगर मेरे पास 16 ऑक्सीजन, या तो फिर 16 नहीं, पिछली बार भी यही उदाहरण दिया था, अगर मेरे पास 20 ऑक्सीजन के ये रहे, ऑक्सीजन के अणु रहे, तो मेरे पास कुल मिला के 10 ऑक्सीजन और 10 ऑक्सीजन मतलब 20 ऑक्सीजन मेरे पास आने चाहिए। मतलब जितने भी ऑक्सीजन के अणु हैं बस उसका दोगुना हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर अणु के अंदर 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें अणुओं की संख्या अगर निकालनी तो आपको आराम से कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं पता चल जाएगा। तो इतने 11.2 लीटर ऑक्सीजन मतलब आधा मोल ऑक्सीजन। कैसे होता है ये तो यहाँ पे ही दिख गया है, आधा मोल ऑक्सीजन के अणु। और इतने मोल ऑक्सीजन मतलब 1/6.023 गुना 10 का पावर 23। इतने अणु, हम लोग अभी तक परमाणु तक नहीं पहुंचे हैं। और हर अणु के अंदर कितने परमाणु होंगे, हर अणु के अंदर 2 परमाणु होंगे। तो इसका मतलब हर अणु के अंदर 2 परमाणु होंगे, तो ये पूरा का पूरा दुगना हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, लेकिन परमाणु हो गया, अणु नहीं। भूल के भी यहाँ पे परमाणु की जगह पे अणु मत लिख दीजिएगा। और ये देखिए 2 और 2 कट गया और उत्तर क्या मिल गया हमें, उत्तर मिल गया इथेनॉल। ठीक है, बस आपको सोच यहाँ पे ठीक ठीक रखनी है, आपका आंसर आता जाएगा। तो देखिए देखिए 22.4 लीटर ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑक्सीजन के अणु, 11.2 लीटर ऑक्सीजन यानी आधा मोल ऑक्सीजन के अणु। अब हमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या अगर पता लगानी है तो यहाँ पे 1 मोल में 6.023 गुना 10 का पावर 23 रहता है, तो आधे मोल में आधा गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 ऑक्सीजन के अणु। हर अणु के अंदर 2-2 ऑक्सीजन के परमाणु, तो इसलिए 1/2 गुना 2 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 इतने ऑक्सीजन के परमाणु। ये 2 और ये 2 कट गया और हमें मिल गया आंसर हमारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, एसटीपी पर 89.6 लीटर अमोनिया, अमोनिया कैसा दिखता है, अमोनिया ऐसा दिखता है। ठीक है, 89.6 लीटर अमोनिया में कितने अणु होंगे। और याद रखिए मैंने आपको बता तो दिया अमोनिया ऐसा दिखता है। अगर आपको पता नहीं है कि अमोनिया ऐसा दिखता है तो आपको परेशानी हो सकती है एग्जाम में। इसलिए आपको ये पता तो होना चाहिए कि अमोनिया NH3 को कहते हैं। ठीक है, आप इसको ठीक से पढ़िएगा। तो अब देखिए इस सवाल में आपसे अणुओं की संख्या मांगी जा रही है, कितने कितने अणु हैं। आप सवालों पे ध्यान दीजिए, हर बार आपसे संख्या में आंसर मांगा जा रहा है। ठीक है, और इस भाग का उद्देश्य ही यही है कि आपके दिमाग में ये बैठा दूं मैं कि आपको कब संख्या में आंसर देने हैं, आपको बस ये पहचानना आना चाहिए। तो अब देखिए हमारा सवाल बोल रहा है कि 89.6 लीटर अमोनिया, यहाँ पर लीटर यानी आयतन की बात आ रही है। तो जब भी आयतन की बात आएगी तो हम लोग देखेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि देखिए एसटीपी पर 22.4 लीटर अमोनिया अगर हम लेते तो हमें 1 मोल अमोनिया मिलता है ना। यही तो सीखा था हमने चार्ट में, 22.4 लीटर किसी भी अणु का मतलब 1 मोल उस अणु का। ठीक है, तो अब
अगर मैं 1 लीटर एमोनिया लूं तो मुझे 1 मोल से कम मिलना चाहिए। 22.4 लीटर यानी 1 मोल होता है, तो 1 लीटर यानी जरूर 1 मोल से कम इतना मोल होना चाहिए। मुझे 89.6 लीटर एमोनिया की बात पूछी जा रही है, तो 1 लीटर एमोनिया मतलब इतना मोल एमोनिया, तो 2 लीटर एमोनिया मतलब इसका दुगना, 3 लीटर एमोनिया मतलब इसका 3 गुना। तो 89.6 लीटर एमोनिया मतलब इसका 89.6 गुना इतना मोल एमोनिया। आप ध्यान से इसको कैंसिल कीजिए, आपको मिलेगा 4। ठीक है, अब ध्यान से इसको भाग दे के देखिए, आपको कितना मोल एमोनिया मिलेगा? 4 मोल एमोनिया मिलेगा। तो अब देखिए कितना आसान हो गया सवाल। हर मोल में कितने सारे अणु होंगे एमोनिया के? हर मोल में इतने सारे एमोनिया होंगे, एक एक मोल में इतने सारे, तो 4 मोल में कितना कितना अमोनिया के अणु होंगे? कितने सारे अमोनिया के अणु होंगे? 4 गुना इतने अमोनिया के अणु। तो हमें आंसर मिल गया। देखिए, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, 22.4 लीटर अमोनिया मतलब 1 मोल अमोनिया, तो 89.6 लीटर अमोनिया मतलब 1/22.4 गुना 89.6 मोल। इसको काट हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 मोल अमोनिया, और 4 मोल अमोनिया मतलब इसका मतलब इतने लीटर अमोनिया में अणुओं की जो संख्या है वो इतनी है। इसका मतलब 24.092 गुना 10⁻23 अमोनिया के अणु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7वां सवाल। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है, एसटीपी पर 89.6 लीटर अमोनिया में कितने नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित रहेंगे? पिछले सवाल में सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के अणुओं के बारे में पूछ लिया था आपसे। इस सवाल में उसी सवाल को आगे बढ़ा दिया है और पूछा गया है कि इतने लीटर अमोनिया में कितने नाइट्रोजन तथा कितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। जैसे ही इस तरह के सवाल आएंगे, आपको खुद से पूछना है कि एक अमोनिया के अणु में कितने नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन है। आप एक अमोनिया का अणु लिखेंगे तो आपको बस एक ही नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। इसका मतलब आप अगर 2 अमोनिया लेंगे तो आपको 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन मिलेंगे, है कि नहीं? ये आपने एक अमोनिया लिया, ये आपने दूसरा अमोनिया लिया, ये आपका एक नाइट्रोजन, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के 6 हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब आपके पास अमोनिया की संख्या कितनी, अणुओं की संख्या कितनी है वो पता होना चाहिए। आप आराम से उस अमोनिया के अणु में कितने नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन हैं आप निकाल लीजिएगा। तो मतलब साफ है कि पिछले सवाल में हमने अमोनिया के अणुओं की संख्या निकाली थी और उसी को आगे बढ़ा के अब हमें देखना है कि उतने अमोनिया में, उतने सारे अमोनिया के अणुओं में कितने नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन होंगे। तो आसान है सवाल। देखिए, तो इतना लीटर अमोनिया, हम लीटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब शुरू ही करेंगे 22.4 लीटर अमोनिया अगर हमारे पास होता तो हम कहते कि 1 मोल अमोनिया है। 1 लीटर अमोनिया होता तो हम कहते कि 1 मोल से तो कम ही अमोनिया होता, मतलब इतने मोल अमोनिया हमारे पास होते। लेकिन हमें इतने लीटर अमोनिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 लीटर अगर इतना मोल, 2 लीटर तो इसका दुगना, 3 लीटर तो इसका 3 गुना, और इतने लीटर तो इसका इतना गुना हो जाना चाहिए। मतलब इतना गुना मतलब 89.6। इतने सारे मोल अमोनिया हमारे पास है। पिछली बार जो बताया था उसको मैं आपको एकदम
बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी यहाँ पे शंका ना रहे। कितना निकला था? 4। 4 बार कटता है तो 4 मोल, है ना? तो 4 मोल अमोनिया मतलब कितने सारे अमोनिया के अणु, इतने सारे सॉरी इतने सारे अमोनिया के अणु। अब हर अमोनिया के अणु में एक एक नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? एक अमोनिया एक नाइट्रोजन, 2 अमोनिया 2 नाइट्रोजन, 3 अमोनिया 3 नाइट्रोजन। तो जितने अमोनिया के अणु उतने ही नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या। अब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, एक अमोनिया यानी 3 हाइड्रोजन, 2 अमोनिया यानी 6 हाइड्रोजन, 3 अमोनिया यानी 9 हाइड्रोजन। इसका मतलब जितने सारे अमोनिया के अणु उसका 3 गुना हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तो ये जो अमोनिया के अणुओं की संख्या निकली उसको 3 के साथ आप गुणा कर दीजिए। 10 का पावर 23, बिल्कुल सोचिएगा नहीं, इन दोनों को गुणा करके आपको आंसर बैठाना है। और यहाँ पर भी 10 के पावर 23 के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए, ये 3 गुना करके आंसर बैठा दीजिए, ठीक है? तो ये 3 तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं, ये 2 आप पहले ही गुणा करके रखेंगे, उसके साथ 3 गुणा कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 22.4 लीटर अमोनिया 1 मोल अमोनिया, इसका मतलब 89.6 लीटर अमोनिया मतलब इतना मोल अमोनिया, ये कट के 4 मोल हो जाएगा। और 4 मोल अमोनिया मतलब हमारे पास अमोनिया के अणुओं की संख्या इतनी। अब इतने सारे अमोनिया के अणु, तो इसका मतलब प्रत्येक अमोनिया के अणु में एक नाइट्रोजन तथा 3 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो इसका मतलब 89.6 लीटर अमोनिया में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या, जितने सारे अणु उतने सारे ही नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या। और 89.6 लीटर अमोनिया में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या मतलब जितने सारे अणु उसका 3 गुना। तो हमें ये आंसर मिलता है, ठीक है? बहुत आसान सवाल है, बस आपको लाइन पकड़ के रखना है, आपको देखना है क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? और बाकी का काम आसान है। आप धीरज रख के मेरे साथ आगे बढ़ते चलिए, आपको यहाँ पे मोल की अवधारणा में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, एनटीपी पर 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होगी? हम लोगों ने मात्रा से संख्या तक की दूरी अपने सवालों में तय की है। हम लोगों ने आयतन से संख्या तक की दूरी तय कर लिया है। अब हम लोग ग्राम अणु से संख्या तक की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चार्ट दिया था उसमें हर गोले से हम लोग संख्या तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे इस बार हम लोगों का क्वेश्चन शुरू हुआ है ग्राम अणु से। क्वेश्चन हम लोगों का शुरू हुआ है ग्राम अणु से और हम लोगों को पहुंचना है अणुओं की संख्या तक। तो देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी चीज का ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु यानी उसी चीज का 1 मोल होता है। बहुत आसान है। तो ये बताइए कि अगर 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन है, 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन है, तो मेरे पास 3 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए। 3 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए। और 3 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी होगी? इससे आसान सवाल हमें आज नहीं मिला, ठीक है? बस पता होना चाहिए कि ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु हमेशा उस वस्तु का 1 मोल होता है, मतलब उस पदार्थ का। तो 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन की बात हो रही है। और
आपको याद दिला दूं, ग्राम अणु ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राम अणु। इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा और ये मत सोचिएगा कि 3 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा कभी मत सोचिएगा, आपसे गलती हो जाएगी। यहाँ पे 3 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं की बात नहीं हो रही है, 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन, ठीक है। तो 3 ग्राम, यहाँ पे अणु से पहले ऑक्सीजन नहीं आया है, ग्राम के साथ अणु जुड़ गया है। आप भाषा को समझिए, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ। अगर आपसे 3 ग्राम ऑक्सीजन के अणु कहता तो ये लिखा ही इसी तरह से होता, ग्राम के बीच में ऑक्सीजन के और अणु दूर हो जाता। जब भी ग्राम के साथ अणु ये शब्द जुड़ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ग्राम अणु की बात हो रही है, यहाँ पे आपके साधारण मात्रा की बात नहीं हो रही है। आप इसको अपने दिमाग में बैठाइए, दिल में बैठाइए, जैसे भी याद कीजिए, आप इसको याद रखिएगा, वरना एग्जाम में आपको बहुत परेशानी होने वाली है। ऐसा मैंने लोगों को अक्सर देखा है कि 3 ग्राम अणु की बात हो रही है, वो लोग समझ रहे हैं कि मात्रा की बात हो रही है और सवाल मात्रा से शुरू कर दिया उन्होंने, गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और आपका सवाल पूरी तरह से गलत बन जाएगा। आइए देख लेते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन और 3 मोल ऑक्सीजन, यानी हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे इतने सारे ऑक्सीजन के अणु, बस यही है इस सवाल में। आइए देखते हैं, देखिए 3 ग्राम अणु ऑक्सीजन यानी 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन यानी इतने सारे ऑक्सीजन के अणु। देखिए आपका आंसर आ गया, 3 लाइन में ही आपका पूरा उत्तर बन गया। अगला सवाल एसटीपी पर, देखिए एनटीपी एसटीपी एक ही है, इसलिए मैं बदल बदल के लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एसटीपी पर 2 ग्राम मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी है। मैंने आपको शुरू में जो चार्ट दिखाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि ग्राम अणु या ग्राम परमाणु, इन दोनों को ग्राम मोल भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्राम के साथ मोल, तो जितने ग्राम मोल उतने ही मोल, ठीक है, यहां पे और कुछ नहीं है, जितने ग्राम मोल उतने ही मोल, जितने ग्राम अणु उतने ही मोल, जितने ग्राम परमाणु उतने ही मोल। बस ग्राम अणु मतलब जितने सारे ग्राम अणु दिए गए हैं उतने सारे मोल लिख दीजिएगा। ग्राम परमाणु मतलब जितने सारे ग्राम परमाणु दिए गए हैं उतने सारे मोल परमाणु लिख दीजिएगा। और ग्राम मोल मतलब जितना ग्राम मोल दिया गया है उतना मोल आप लिख दीजिएगा। यहां पे देखिए क्या सवाल पूछा गया है, 2 ग्राम मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अणु है, तो 2 ग्राम मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि 2 ग्राम मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आप बताइए, 2 ग्राम मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मैं ये 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिखूं, बिल्कुल लिखूंगा, ठीक है। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितने सारे अणु होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, इतने सारे अणु होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, बस इतना ही सवाल है, ठीक है। देखिए 2 ग्राम मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो हमारा अगला सवाल है, एसटीपी पर 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, 5 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु नहीं लिखा है, 5 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु नहीं लिखा है, लिखा है 5 ग्राम परमाणु। ग्राम के साथ कौन आ गया है, परमाणु आ गया है। तो मैं यहां पर 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन मतलब 5 मोल ऑक्सीजन कहूंगा। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जितने ग्राम परमाणु या जितने ग्राम अणु उतने सारे मोल। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे परमाणु का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ग्राम परमाणु, ठीक है। और 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन। देखिए मैंने ऑक्सीजन का परमाणु ही दिखाया है आपको, ठीक है। और वो शॉर्ट में ऐसे लिखते नहीं है, मैंने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन बराबर 5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु। और 5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु है तो कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, कितने नंबर में, संख्या में? 5 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 30। इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन मतलब 5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु। 5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु यानी 5 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23। आंसर आएगा 30.115 गुना 10 का पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु। आज का लास्ट सवाल, और आप इसको ध्यान से देखिए। इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा और जटिल बनाया है। देखिए एसटीपी पर 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? जानबूझकर मैंने ये सवाल बनाया है ताकि आपके दिमाग में मैं बैठा दूं कि सवाल पढ़ना अच्छे से कितना जरूरी है। पिछली बार आपसे सीधा सीधा ग्राम परमाणु ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पूछी थी। इस बार ग्राम परमाणु ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या पूछी है, ठीक है। अब आप मुझे इस सवाल को बनाने से पहले एक छोटा सा जवाब दीजिए। मेरे पास 6 ऑक्सीजन के परमाणु है। आप अपने दिमाग में सोचिए, मैं तो आपके जवाब सुन नहीं सकूंगा, लेकिन आप अपने दिमाग में सोचिए। मेरे पास 6 ऑक्सीजन के परमाणु है, मैं इससे कितने सारे ऑक्सीजन के अणु बना सकता हूं? एक ऑक्सीजन का अणु 2 परमाणुओं के साथ मिलकर बनता है, तो 6 ऑक्सीजन के परमाणु मुझे 3 ऑक्सीजन के अणु देंगे, है ना। 3 ऑक्सीजन के अणु देंगे। मेरे पास 8 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो मुझे कितने सारे ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे? 4 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे, तभी तो कुल मिला के 8 ऑक्सीजन के परमाणु का हिसाब मिलेगा। मेरे पास 100 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो मुझे 50 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे। इसका मतलब जितने सारे मुझे परमाणु मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ठीक उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 2-2 ऑक्सीजन मिलाकर और 2-2 ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिलाकर हम लोग एक अणु बना रहे हैं। तो बस जितने परमाणुओं की संख्या मिलेगी उसका आधा हमें अणु मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो पिछला सवाल हमने बनाया था ना, इसमें ऑक्सीजन के जितने परमाणु मिले थे, बस आप उसका आधा कर दीजिए, आपको उतने ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे। क्योंकि यही सारे के सारे परमाणु तो आपस में जुड़ जुड़कर ऑक्सीजन के अणु बना रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब 5 ग्राम परमाणु 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन मतलब 5 मोल ऑक्सीजन। 5 मोल यानी 5 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23, वो होगा आपका 3.115 गुना 10 का पावर 23। आप इसको गुना मत कीजिएगा, इसको रख दीजिएगा। तो फिर खैर इसको फिर आधा कर देना है, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन के अणुओं तक पहुंचना है। तो इसका आधा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये 5 ग्राम ऑक्सीजन के अणु, 5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु। 5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु मतलब कितने सारे ऑक्सीजन के परमाणु? इतने सारे ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है। तो इतने सारे ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो
ठीक इतने सारे का आधा कर दीजिए तो आपको ऑक्सीजन के अणु मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही सारे लोग तो जुड़ के आपस में ऑक्सीजन के अणु बना रहे हैं। तो देखिए बिना गुणा किए ही आप इसको आधा कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर 2 बार आपको गुणा करेंगे, भाग गुणा भाग ये सब करना पड़ेगा। तो आप इसको आधा कर दीजिए, तो यहाँ से आप इसको और इसको भाग दे दीजिए, भाग दे के जितना भी आता है उसको 5 के साथ गुणा कर दीजिएगा, तो आपको कितना मिलेगा? आपको 15.0575, ठीक है। इतने सारे दशमलव के बाद ये 2 संख्या तक आप निकाल के रखिए, वही काफ़ी है। इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप आंसर में 15.05 भी लिखिएगा तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। दशमलव के बाद 2 संख्या तक आप जाइए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 संख्या तक, उसके पीछे मत जाइए, ठीक है। तो आपके पास इतने सारे ऑक्सीजन के अणु उपलब्ध होंगे। आशा करता हूँ कि ये लेसन आपके समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से कीजिए। मैं मोल के धारणा को छोटे-छोटे भागों में तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मोल की धारणा बहुत बार बहुत मुश्किल साबित हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, और फिर वो क्लास 11-12 में जब साइंस लेते हैं तो फिर से नए तरीके से उनको मोल की अवधारणा सीख के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लास 10 में ही अपनी जो नींव है उसको अच्छे से बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये भाग खत्म होता है। अगले भाग में हम लोग तो आज के भाग में सवालों को संख्या के आधार पे उत्तर दे रहे थे। अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि सवालों को आयतन के आधार पे उत्तर देंगे। उसके अगले भाग में हम लोग सवालों में हमारे मात्रा के आधार पे, इस तरह से हर बार हम लोग अलग-अलग भागों पे अपना ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि मोल की अवधारणा इस तरह से सीखने पर हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। तो ये आपका भाग खत्म होता है। आपको क्लास आशा करता हूँ पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।